आप देख रहे हैं सुधीर हब। मिस्टर सुधीर के साथ ऐसी ही भूतिया कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भारतीय संस्कृति आज भी कहती है कि प्राचीन काल से चली आ रही चीज हमारे लिए एक हकीकत है। और आज भी भारत के अंदर कई सारी ऐसी जगह है जहां पर भूत प्रेत होने का दावा किया जाता है। वैसे तो भारत के अंदर कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो कि विज्ञान को बढ़ावा देते हैं और आजकल भूत प्रेत जैसी चीज को ना के बराबर मानते हैं। लेकिन कभी कभी वही लोग इन चीजों को मानने पर मजबूर हो जाते हैं। खैर, इन सभी चीजों से सटा हुआ एक किस्सा जिसे सुनने के बाद शायद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कहानी है रंगरेज गांव की है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में पड़ता है। ये गांव काफी लोगों से छुपा हुआ है और इसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी भी नहीं है। लेकिन इस गांव के अंदर जितनी खौफनाक घटनाएं हुई है, शायद किसी ने इतनी खतरनाक कहानी को पहले कभी सुना होगा। कुछ लोग इस कहानी को काल्पनिक जरूर मानते हैं, लेकिन वास्तविकता से संबंध रखने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उस गांव के अंदर आज भी जब रात को कोई वहां से गुजरता है तो वह बर्बाद हो सकता है और कभी भी उसकी जान भी चली जा सकती है। तो आइए जानते इस भयानक और सबसे खतरनाक माने जाने वाले गांव की एक ऐसी दास्तान जिसे सुनने के बाद शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी निर्मल नाम के एक आदमी के साथ घटित हुई थी, जो कि जाट परिवार का सदस्य था। वैसे तो जाट परिवार के अंदर लोगों में लड़ाई झगड़ा होना एक आम बात होती है, मगर इस गांव के अंदर पहले के लोग काफी मिलजुल कर रहा करते थे। सन 1900 के लगभग ये गांव जितना शांत था, शायद ही आसपास के गांव में इतनी शांति कहीं और गांवों में नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना, शांति भी एक न एक दिन जरूर भंग हो जाती है और हर चीज का एक न एक दिन खात्मा जरूर होता है। इस गांव के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। दोस्तों, मैं आपको आगे की कहानी निर्मल जी के नजरिए से सुनाऊंगा ताकि कहानी में और भी ज्यादा आनंद उठा सके। दोस्तों, रात के लगभग 11 बज रहे थे और आसपास इतनी ज्यादा ठंडी थी कि शरीर पर कंबल ढकने के बावजूद भी रोंगटे खड़े हो रहे थे और ठंड का एक अलग ही बवाल मचा हुआ था। कुछ लोग बाहर चाय पीने के लिए रात को भी दुकान पर बैठ जाते थे। तो ऐसी स्थिति में मैं भी अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां पर चाय पीने के लिए बैठा हुआ था। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ चाय पीने में बिजी था और हम सभी आराम से चाय पी रहे थे कि तभी ना जाने कहां से हमें किसी बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। और इस आवाज को सुनकर एक बार के लिए हम सभी हैरान हो गए थे। पहले तो हमें लगा कि शायद किसी के घर से ही आवाज आ रही है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस जगह पर यह ढाबा बना हुआ था, उस जगह से लगभग 800 मीटर के एरिया में कोई भी एक भी घर नहीं था। तो ऐसे में हम कैसे मान सकते थे कि आवाज किसी के घर से आ रही है। फिर उसके बाद मेरे एक दोस्त विकास ने कहा, देखो भाई, ठंड के अंदर इस तरह की आवाज आना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे भी यही लग रहा था कि शायद ठंड के अंदर काफी दूर की भी आवाज हमें आसानी से सुनाई दे सकती है। शायद यह वही आवाज थी, इसलिए मैंने भी इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर उसके बाद सभी लोग चाय वगैरह पीने के बाद वहां से उठकर जाने लगे। अब मुझे भी लगा कि यहाँ से निकलना चाहिए, इसलिए मैंने भी अब अब्दुल मियाँ को बाय बाय कहा और उसके बाद वहां से निकल गया। अब्दुल की वही दुकान थी जहां पर हम चाय पीने के लिए बैठते थे। फिर उसके बाद मैं अपने घर की तरफ रवाना हुआ। मेरा घर बाकी के लोगों के मुकाबले यहाँ से काफी दूर था। मुझे करीब 1 किलोमीटर का सफर तय ही करना पड़ता था। हमारे गांव के अंदर करीब 13 दिन पहले एक कच्ची मौत हुई थी। उस मौत ने एक बार के लिए हमारे गांव के अंदर दहशत मचा दी थी। दरअसल लोगों का मानना था कि वहां पर भूत प्रेत रहने लगे थे, लेकिन मैं और मेरे बाकी के साथ ही इन सभी चीजों पर कुछ खास विश्वास नहीं करते थे और गांव के कुछ लोग भी इन सब चीजों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। इसलिए हमने सोचा कि अंधविश्वास ही लोगों को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अभी मैं रास्ते पर चल ही रहा था कि अचानक ही मुझे बहुत ही जोर की गर्मी लगने लगी। इस ठंड के अंदर इतनी जोर की गर्मी लगना कोई आम बात तो नहीं हो सकती और ऊपर से मेरे शरीर के अंदर भी इस तरह की कोई बीमारी नहीं थी जिसके अंदर सर्दी होने के बावजूद भी इतनी जोर की गर्मी लगे।
अभी मैं अपने आप को संभालने की कोशिश ही कर रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर कुछ देर तक तो मैं इसी तरह के गर्मी के तापमान के अंदर आगे की तरफ बढ़ता रहा। लेकिन उसके बाद जब पसीने छूटने लगे तो मैं समझ गया कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद जब मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो मुझे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वह आसपास के इलाके में भी कोई मकान तक नहीं था। और इस माहौल में गर्मी लगना इंसान को और भी ज़्यादा डरा देता है। लेकिन इस समय मैं अपने आप को यहाँ से जल्द निकालना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ कोई डरावना हादसा हो जाए। किसी तरह से मैं वहाँ से निकल गया और अपने घर पर पहुँच गया। लेकिन इस घटना ने मुझे काफ़ी हद तक डरा दिया था और मुझे ऐसा लगने लगा था कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है, जिसके चलते मैं छोटे से हादसे के बारे में अपने घर वालों को बताने लगा। पूरी तरह से मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने मेरी एक भी बात पर विश्वास ही नहीं किया और उन्होंने मेरे ऊपर गुस्साते हुए कहा, तुझे इतनी रात को वहां पर जाने की क्या जरूरत थी। खैर दोस्तों, ये हादसा तो यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही सुबह का माहौल हुआ तब हमें पता चला कि रात को जिस रास्ते से मैं गुजरा था वहां पर एक छोटे और मासूम बच्चे की लाश मिली थी। दरअसल गांव के श्यामनाथ नाम के एक आदमी का पोता आज पूरी तरह से मर गया था। उसके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा है और यह काम कोई जंगली जानवर का ही हो सकता था। उसके शरीर के 2 भाग कर दिए थे और उसका सारा खून बाहर निकल गया था। और इस चीज को देखकर पूरा का पूरा गांव दहशत में डूब गया, क्योंकि 11 दिन पहले जिस आदमी की मौत हुई थी वह भी कुछ इसी तरह से मारा गया था। अब गांव वालों को बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा कि यहाँ पर कोई जंगली जानवर आया हुआ है। और अब धीरे धीरे मेरे घर वालों के अंदर भी इस सब चीज का डर बैठ गया था कि कहीं सच में कोई जानवर तो हमारे गांव के लोगों पर हमला नहीं कर रहा है। इसलिए अब धीरे धीरे लोगों ने रात को अपने घरों के दरवाजे को बंद करना शुरू कर दिया और जैसे ही शाम के 7 बज जाते थे तो सभी लोग अपने अपने घर का दरवाजा बंद कर देते थे। लेकिन दहशत के यह बादल अब ज्यादा दिनों तक गांव के ऊपर से टलने वाले नहीं थे। कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में गांव का कोई भी इंसान सोच भी नहीं सकता था। और आज भी वही दिन था जब गांव अपने आबादी को खोने वाला था। फिर रात के लगभग 7 बजे चारों तरफ गहरा अंधेरा पसरा हुआ था और मौसम इतना ज्यादा ठंडा था कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था। इस जोरदार ठंड के अंदर मैं अपने पापा के साथ आज घर के बाहर ही टहल रहा था। उसका कारण ये था कि आज मेरी बुआ आने वाली थी और थोड़ी देर के बाद ही बस अपने स्टैंड पर पहुंचने वाली थी। मेरे घर से बस स्टैंड ज्यादा दूरी पर नहीं था। शायद मेरे घर से बस स्टैंड लगभग 700 से 800 मीटर के दूरी पर था। इसलिए मैं और मेरे पापा हम ही घर से बाहर थे। फिर कुछ देर तक इंतजार करने के बाद एक बस आई और उसके बाद वह बस जैसी वहां पर रुकी तो मैंने देखा कि उसके अंदर मेरी बुआ थी। मेरी बुआ जैसे ही नीचे उतरी तो मैं और मेरे पापा उनके साथ बातचीत करते हुए अपने घर पर आ गए। लेकिन घर पर आते ही हमें पता चला कि जिस बस के अंदर मेरी बुआ आई थी उस बस के अंदर उनका काफी सारा सामान छूट गया है। और ऐसी हालत में मुझे तुरंत उस बस के पास पहुंचना था, क्योंकि 10 मिनट के अंदर ही वह बस वहां से वापस चल पड़ती थी। इसलिए मैं जल्दी से भागा और बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। जाते वक्त मेरे पापा ने मुझसे कहा, अरे बेटा जरा संभल कर जाना, रास्ता कुछ ठीक नहीं है। वैसे भी आजकल गांव की स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ी हुई है। पापा की बात को टालते हुए मैं जल्दी से बस स्टैंड की तरफ रवाना हुआ और फिर कुछ देर के बाद मैं जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंचा तो मैंने देखा कि अब धीरे धीरे बस वहां से चलने लगी थी। और जैसे ही मैंने देखा कि बस वहां से निकल पड़ी है तो उसके बाद मैंने उस बस के पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बस वहां से निकल जाए और मेरी बुआ का सारा सामान उसके अंदर छूट जाए। इसलिए मैं उस बस का पीछा करते करते अब लगातार भागने लगा था। ठंड लगातार बढ़ती ही जा रही थी। हालांकि भागने की वजह से मुझे ठंड तो नहीं लग रही थी, लेकिन वह बस इतनी ज्यादा धीमी रफ्तार में भी नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से मैं उस बस के पीछे पीछे आराम से भाग सकता था। दोस्तों, फिर उस बस का पीछा करने के बाद मैं एक बस स्टैंड पर पहुंच गया।
तो मैंने देखा कि अब वह बस वहीं पर रुक गई थी और वहां से कुछ सवारियां बैठाने वाली थी। मगर मैं जल्दी से बस के पीछे पहुंच गया और सीधा दरवाजे से होता हुआ अंदर की तरफ चला गया। अंदर जाकर मैंने उस कंडक्टर को सारी बात बताई और मेरी बातें सुनते ही उस कंडक्टर ने बताया कि उसने उस सामान को हमारे गांव के एक दुकान पर रख दिया था। और यह सुनते ही मुझे खुद पर काफी ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि मैं बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर भाग कर आ गया था। मगर अब मैं अफसोस करने के अलावा और कुछ कर भी क्या सकता था। इसलिए मैं उदास मन के साथ वहां से फिर से चलना शुरू कर दिया। और अब उस जोरदार अंधेरे में मुझे दूर दूर तक उस रास्ते पर किसी आदमी की चहलकदमी भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि रास्ते के सारे लोग यहाँ से गुजर चुके हैं, या फिर यूं कहें कि उन सभी ने डर के मारे अपने अपने घर पकड़ लिए थे। और ऊपर से मैं फालतू में ही यहाँ पर आ गया था, जिस वजह से मुझे गुस्सा तो काफी आ रहा था, लेकिन दोस्तों में कर भी क्या सकता था। फिर मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था तो वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कनें काफी तेज होती जा रही थी। अब मैं एक ऐसे इलाके में पहुंच गया था जहां पर चारों तरफ मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर इसी बीच मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई दूसरा आदमी भी वहां पर चल रहा है। पहले तो मैंने इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह कदमों की आवाज काफी ज्यादा तेज होने लगी तब जाकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। और जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि मेरे पीछे पीछे एक आदमी चलता दिखाई दे रहा था। देखने में वह आदमी काफी लंबी कदकाठी का था और उसकी मसल्स भी काफी मोटी मोटी थी। अब उस आदमी को देखकर मैं थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे अलावा कोई और भी है जो सड़क को पार कर रहा है। और इसी बीच ना जाने के उसके चलने की रफ्तार और भी ज्यादा तेज होने लगी। और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो किसी जानवर की तरह आवाज निकल रहा है। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो इस बार मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इस बार डर के मारे मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा, क्योंकि मैंने देखा कि वो किसी भूत की तरह बन गया था और उसका शरीर अब कांटों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसे मारने के लिए किसी ने उसके शरीर में चारों तरफ से कांटे या फिर कांच घुसा दिए थे और उसका पूरा शरीर जख्मी हालत में था। खून इतना बह रहा था कि नीचे की जमीन लाल हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वह मेरी तरफ देखकर हंसे ही जा रहा था। और अब मैं समझ गया था कि गांव के ऊपर का खतरा यही है और अब मुझे यहाँ से तुरंत भागना होगा। दोस्तों, मैं तुरंत सरपट वहां से भागने लगा। मेरी हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी मैं वहां से भागना स्टार्ट कर दिया था। फिर कुछ देर के बाद मैं अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने घर के पास पहुंच गया। मैं इतना तेज भाग रहा था कि मेरी सांसें उखड़ने लगी थी। मेरी हिम्मत पूरी तरह से टूट गई थी और मेरा पूरा शरीर पूरी तरह से दर्द करने लगा था। घर जाकर जब घर वालों ने मेरी यह हालत देखी तो उन्होंने मुझे इसके पीछे का कारण पूछा। तब जाकर मैंने उनके सामने पूरी घटना बता दी। दोस्तों, मेरी बात सुनते ही उन सभी को विश्वास हो गया कि हमारे गांव के अंदर कोई ऐसी बुरी शक्ति का साया है जो हमारे गांव को बर्बाद कर रही है। फिर जब उस रात का वक्त बीत गया और सुबह हुई तो गांव के अंदर करीबन 15 लोगों की मौत हो गई थी। और उसी दिन हमने उस गांव को छोड़ दिया और फिर धीरे धीरे 2-3 दिन तक के अंदर वह गांव खाली हो गया। कहते हैं कि अब वह एक वीरान गांव हो गया है और आज भी रात में वहां पर एक ऐसा साया मंडराता रहता है जो वहां के लोगों को मारने की कोशिश करता था। दोस्तों, अब उस गांव के ऊपर सिर्फ काली शक्तियां वास करती हैं और जो लोग मर गए थे वह भी एक आत्मा बन चुके हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। बाय एंड टेक केयर।